Hello and welcome to Sprint UPSC. We are covering class 12th macroeconomics NCERT, and in that we are going to cover today fourth chapter, which is income determination. In the very first video, we will be discussing macroeconomics and modeling and what is marginal propensity to consume and what is marginal propensity to save. These rest of the topics we'll discuss in the subsequent videos. So let's start with the topic of the video. So macroeconomics and modeling. अब तक हम लोगों ने एनसीईआरटीज में फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया और उसमें हम लोगों ने अलग अलग फंक्शंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के देखे, जैसे कि प्राइस लेवल कैसे डिटरमिन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन होता है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इन सब वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया लेने की कोशिश करी। इस चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और ऑब्जेक्टिव है जिसे बेसिक ऑब्जेक्टिव भी माना जाता है, दैट इज मॉडलिंग। नाउ व्हाट इज मॉडलिंग? मॉडलिंग अगर हम लोग बोल लें तो एक तरीके से जैसा कि समझ आ रहा होगा, मॉडल्स बनाना, किसी भी इकोनॉमी का मॉडल बनाना कि ये इकोनॉमी किस बेसिस पे फंक्शन कर रही है, उसमें और क्या ऐड करें कि और इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, क्या इसको रोक रही है और किसकी वजह से ये आने वाली है, और प्रेजेंट सिचुएशन में अगर ये चलता रहा या फिर इसमें कुछ ऐड माइनस होता रहा तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फोरकास्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। तो फोरकास्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, फोरकास्टिंग एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है मॉडल क्रिएट करके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब जैसा कि हम जानते हैं, कोई मॉडल क्रिएट करना है तो खास करके मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स। इसी में देख लेते हैं, एक प्राइस लेवल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर इन्वेस्टमेंट आ जाता है आपका, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि डिमांड भी आ जाएगी, डिमांड भी है, फिर हम लोग सप्लाई भी देखते हैं कि सप्लाई का क्या है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हो सकता है कि हम लोग वेजेस देखें, वेज रेट्स का इंक्रीज देखें, और देयर आर न्यू इतने सारे वेरिएबल्स हैं, अभी गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ एक ही मॉडल में सभी का हम लोग एक मॉडलिंग कर लें और उसके बेसिस पे डिफाइन कर दें कि ये इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में हम लोगों को एक एजम्पशन पे चलना पड़ता है और वो है एजम्पशन सेटेरिस पैरिबस। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है, फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज वेरी बेसिक एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक्स। लगभग हर जगह, चाहे आप मैक्रो पढ़ो, माइक्रो पढ़ो, पब्लिक फाइनेंस पढ़ो, हर जगह सेटेरिस पैरिबस को हम लोग यूज करते हैं। इसको एक इक्वेशन पहले पढ़ेंगे फिर उसमें समझेंगे। डिमांड या फिर फंक्शन ऑफ डिमांड इज फंक्शन ऑफ इनकम। मतलब डिमांड तब बढ़ेगी जब इनकम बढ़ती है। ओके, ये एक इकोनॉमिक्स में कॉमन प्रिंसिपल है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड भी चीजों की बढ़ती रहती है, प्रोवाइडेड हमारे टेस्ट, हमारे प्रेफरेंसेस, हमारी हैबिट्स और बाकी चीजों को अगर हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, प्राइस लेवल, पॉपुलेशन आर कंसीडर्ड कांस्टेंट। तो मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, दिस इज द वेरी बेसिक अजम्पशन ऑफ सेटेरिस पैरिबस। कहने का मतलब कि अगर ये सब चेंज नहीं हुआ, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट, पॉपुलेशन वगैरह 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 जो भी फैक्टर्स हैं, अगर वो सब चेंज नहीं होता और वो सब एज इट इज हैं, कांस्टेंट हैं, तब हम लोग बहुत कंफर्टेबली कह सकते हैं कि डिमांड विल इंक्रीज एज द इनकम विल इंक्रीज। तो ये अजम्पशन थी सेटेरिस पैरिबस। तो ऐसी ही अजम्पशन हम लोग इकोनॉमिक्स में लगाते हैं जब हम लोग कभी भी मॉडल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज हम लोग कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू इनकम या फिर जीडीपी, फिर हम लोग सेटेरिस पैरिबस लगाएंगे, प्रोवाइडेड वेज लेवल, प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, दीज आर नॉट चेंज्ड। तो यहाँ पे हम लोग सेटेरिस पैरिबस करेंगे। मतलब क्या है कि हम लोग अगर मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो उसको बहुत कन्फाइंड वे में क्रिएट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और कोशिश करते हैं कि कम से कम
डिटर्मिनेंट्स को यूज करें, कम से कम वेरिएबल्स को यूज करें, या फिर उन वेरिएबल्स को यूज ना करें जिनको कांस्टेंट रखा जा सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा देर तक हम लोग सेटरिस परिभाष को यूज करेंगे। ओके, अब जो दो बेसिक कंपोनेंट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, खास करके कीनीशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कीन्स के थ्योरीज के बेसिस पे हुआ है, उसमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, पहला होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, और दूसरा होता है एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। ये दो सबसे बेसिक कंपोनेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडलिंग में, कीनीशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडलिंग में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके हम लोग डोमेन में अभी हैं। अब एग्रीगेट डिमांड को मोटे मोटे तौर पर अगर समझे कि ये टोटल डिमांड कितनी क्रिएट हुई है, और एग्रीगेट सप्लाई है कि टोटल सप्लाई कितनी क्रिएट हो रही है। लेकिन ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल की डेफिनेशन है। इसको अगर एग्जैक्टली समझना है तो हम लोगों को कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। वो है एक्स पोस्ट और एक्स आंटे में डिफरेंस, एक्स पोस्ट और एक्स आंटे में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, सपोज दिस इज हीरो मोटोकॉर्प की एक कंपनी है, वो बाइक्स क्रिएट कर रहे हैं, बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ एज अ कंज्यूमर। अब मेरा मन है कि मुझे एक बाइक खरीदनी है, तो हीरो मोटोकॉर्प ने ये सोचा होगा, एक फोरकास्टिंग करी होगी कि अभी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस किस हिसाब से हैं, वो मेरी बाइक बिकेंगी, और अभी इनकम लेवल भी ऐसा है तो बाइक खरीदी भी जा सकती है। सो डिमांड इज बेसिकली, डिमांड क्या होती है? डिमांड ये नहीं होती कि विजुअल थिंकिंग कि मेरा मन है कि आज मैं मर्सिडीज ले लूं। डिमांड हम लोग उसको बोलते हैं कि एक तो विश है, दूसरी इट इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। तो हीरो ने देखा कि इनकम लेवल और लोगों की प्रेफरेंसेस अभी बाइक के लिए है, तो हीरो ने बाइक्स क्रिएट करनी शुरू करी। अब बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग में और उसको मार्केट में आने में सपोज 3 मंथ टाइम लगा। ओके, तो मान लेते हैं फेब में शुरू हुआ था हीरो का काम, और फेब के बाद मार्च अप्रैल मई तक इसको मार्केट में आना था, और मई में आते आते पता चला कि लॉकडाउन लग गया। अब मेरी यहाँ पे इच्छा बदल गई है कि नहीं, अब मुझे बाइक तो लेनी नहीं है, अभी मुझे अपने खर्चे बचाने हैं। सो यहाँ पर अब डिफरेंस आ रहा है ना। जब हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हीरो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, तब डिमांड कुछ और थी, और जब तक ये मार्केट में आया तब डिमांड चेंज हो गई थी। अब ये क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केट में आने में एक डिफरेंस होता है, वो जो लैग होता है, उसकी वजह से हम लोग हमेशा एग्जैक्ट फोरकास्टिंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम लोग जब डिमांड और सप्लाई को देखते हैं, तो हम लोग एक्स आंटी डिमांड और एक्स आंटी सप्लाई देखेंगे। एक्स आंटी डिमांड क्या है? व्हाट इज प्लान्ड डिमांड, जो यहाँ पे डिमांड प्लान हुई होगी। अब हीरो ने कुछ डिमांड प्लान करी होगी, अगर बाइक क्रिएट करनी है, बाइक्स को सप्लाई करना है हीरो ने, तो उसके लिए उसने डिमांड क्रिएट करी होगी स्टील की, सेमीकंडक्टर्स की, जो वहां पे वो लगाना चाह रहे हैं बाइक पे, फिर अलग अलग एमिशन इंस्ट्रूमेंट्स की, अलग अलग जगह की इंस्ट्रूमेंट्स की उन्होंने डिमांड क्रिएट करी होगी। दीज आर प्लान डिमांड्स। सो इन प्लान डिमांड्स को लेट मी क्लियर इट। हाँ, दीज प्लान डिमांड्स आर एक्स आंटी डिमांड। ओके, और जो एक्चुअल में डिमांड हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट डिमांड। सो देयर इज ऑलवेज अ लैग बिटवीन प्रोडक्शन साइकिल एंड कंजप्शन साइकिल, जिसकी वजह से एक्स आंटी डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड में डिफरेंस आ जाता है। द प्रोड्यूसर often based on the demand forecast invests and create inventory। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया ना कि हीरो ने क्या किया, हीरो ने एक फोरकास्टिंग करी डिमांड की, उसके बेसिस पे हीरो ने इन्वेंट्री क्रिएट करी कि मैंने इतनी बाइक्स, सपोज 1000 बाइक्स मुझे क्रिएट करनी है। अब हो सकता है वो 1000 से ज्यादा ही बिक जाए, डिमांड ऐसी हो कि जून मई मई जून में आए तब लोग कहें नहीं 1000 से काम नहीं चलेगा, आपको 2000 क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं अचानक से हीरो अपनी जेब में से निकाल देगा ये लो 1000 बाइक और है, फिर वो प्रोडक्शन साइकिल में दोबारा जाएगी। तो वहां पे फिर से हम लोग लैग दिख रहे हैं।
इस वक्त पॉजिटिव लैग है थोड़ा, लेकिन ये लैग है, एक्स पोस्ट और एक्स आंटी में लैग ऑफर रहता है। द इन्वेंटरी ऑफ द प्रोड्यूसर एंड एक्चुअल कंजप्शन डिमांड में मिसमैच इन द मॉडलिंग एक्सरसाइज, देयरफॉर वी टेक अप द एक्स आंटी फिगर्स, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करना वो ज्यादा इजी है कि वो क्या प्लान किया गया है, क्योंकि एक्स पोस्ट में क्या प्लान हो रहा है वो तो बहुत तेजी से या फिर किसी कोई भी एक हरकत होगी उसकी वजह से चेंज हो सकता है। लेकिन जो एक्स आंटी डिमांड होती है, जो प्लान करी गई डिमांड होती है, चाहे मैंने प्लान करा हो कि मुझे घर बनाना है इस साल के अंत तक और घर बनाना शुरू कर दिया, तो इस पूरे 3 महीने के साइकिल में मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी वो मैंने डिमांड प्लान कर ली है। एक मैन्युफैक्चरर ने उसको कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से कैपिटल गुड्स खरीदने हैं थ्रू आउट दिस साइकिल, मतलब पूरे साल के साइकिल में उसने प्लान कर रखा है। तो हम लोग मॉडलिंग करते हैं तो एक्स आंटी पे करते हैं, क्योंकि वो आसान होता है, वो थोड़ा सर्टेन होता है, उसके बेसिस पे हम लोग आगे की फोरकास्टिंग कर सकते हैं और उसको फोरकास्टिंग करना थोड़ा आसान होता है। अब एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे समझते हैं कि क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे एक्स आंटी लेंगे, एक्स पोस्ट नहीं लेंगे। ओके, और ये एग्रीगेट डिमांड क्या क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहली चीज होती है आपकी कंजप्शन एंड सेविंग पैटर्न्स, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन तीनों पे निर्भर करती है। मतलब हम लोग का कंजप्शन पैटर्न कैसा है, कंजप्शन और सेविंग पैटर्न एक साथ ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और दोनों एक साथ ही निर्भर करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं थोड़ा सेविंग के तरफ ज्यादा डिक्लाइन होता तो हो सकता है मैं 40 रुपए सेव कर लूं, तो मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, खर्च करने के लिए खाने पीने पे वो बचते हैं 60 रुपीज ऑन कंजप्शन। इसका रिवर्स हो सकता है, अगर मैं सेविंग पे नहीं हूँ, मैं सारे खर्चे आज ही करना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं 10 ही रुपए सेव करूँ या कुछ भी ना करूँ, और बाकी जो है मेजोरिटी ऑफ माई इनकम विल बी स्पेंट ऑन कंजप्शन, कहीं घूमने पे, कहीं खाने पे, मूवीज देखने में, इन सब पे मैंने खर्च कर दिया। मैं इस तरीके का इंसान हो सकता हूँ। तो इकोनॉमी में किस तरीके के लोग हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या जितना पैसा इंक्रीज हो रहा है, क्या जितना इनपुट इंक्रीज हो रहा है, उसका कितना फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ इट कंजप्शन में लग रहा है, कितना सेविंग पे लग रहा है। पहली बात तो मैन्युफैक्चरर्स या फिर पूरी की पूरी इकोनॉमी में वो देखा जाता है कि अगर 100 रुपए क्रिएट हो रहे हैं तो उसका कितना रुपया कंजप्शन में खर्च हो रहा है और उसका कितना पार्ट सेविंग्स में खर्च हो रहा है। अब उसके बेसिस पे कि कंजप्शन पैटर्न क्या है लोगों का, वैसे अब कंजप्शन पैटर्न कम है, लोग करते ही नहीं है खर्चा, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर्स भी या फिर थोड़ा प्रोड्यूसर्स भी अपनी एक्स आंट इन्वेस्टमेंट या एक्स एंड इन्वेंटरी जो है वो थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कंजप्शन लेवल अभी उतना ज्यादा है नहीं। फिर दूसरे लेवल पे आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट, ये कंजप्शन और सेविंग्स पे डिपेंड करता है, और कंजप्शन कैसी है, सेविंग पैटर्न कैसा है और इन्वेस्टमेंट कैसी है पूरी की पूरी इकोनॉमी में, उसके ऊपर बहुत हद तक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी डिपेंड करेगा। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। अब ये कंजप्शन और सेविंग पैटर्न कैसे प्रभावित होते हैं, ये कैसे चेंज होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा इससे पढ़ते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब सिंपल फॉर्म में अगर देखा जाए तो यही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं कि हम लोग कितना फ्रैक्शन यूज स्पेंड कर रहे हैं अपना कंजप्शन पे। अगर हम लोग एक एक्स्ट्रा 100 रुपीज कमा रहे हैं, मान लेते हैं मेरे पास 1000 रुपीज की इनकम है, अब मुझे थोड़ी सी प्रमोशन हुई और मेरी इनकम 100 रुपए और बढ़ गई, तो उस 100 रुपए में से मैंने कितना रुपए कंजप्शन पे लगाया और कितना सेविंग पे लगाया। अगर मैं कहता हूँ कि 0.8 इंटू 100, 0.8 मेरी अगर एमपीसी है, तो मतलब 80% पैसा 100 रुपए का मैंने 80 रुपए कंजप्शन पे लगा दिया, कंजप्शन। ओके, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये होता है कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है उसका कितना फ्रैक्शन मैं कंजप्शन पे लगा रहा हूँ। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगी, एमपीएस, वो सेविंग में चला जाएगा। अगर मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, तो क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग कितना होगा? बिल्कुल पता कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग इस assumption पे चल रहे हैं कि जो कंज्यूम नहीं हो रहा है वो सेव हो रहा है। तो अगर 0.8 या फिर 80% मैं
कंजप्शन पे खर्च कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ओनली 0.2 या फिर 20% ही मैं सेव कर रहा हूँ, तो एमपीएस मेरा 20% है या फिर 0.2 है। हम लोग इसको 0.2 या 0.8 में लेते हैं इकोनॉमिक्स में। ओके, तो ये मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। अब कंजप्शन मैंने कहा था कि निर्भर करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। कहने का मतलब इसको अभी हम लोग मैक्रो लेवल पे लेके चलते हैं, इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठ के थोड़ा। ये मेरी जीडीपी है, हम मेरे देश की मान लेते हैं वो है 10 लाख करोड़। अब जीडीपी बाय 10% इंक्रीज हो गई, तो मतलब 1 लाख करोड़ का इसमें इंक्रीज आया। अब ये जो इंक्रीज हुआ है जीडीपी में वो क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हुई है, आउटपुट की जो वैल्यू एडिशनल इंक्रीज हुई है। अब जो भी आउटपुट की वैल्यू एडिशनल इंक्रीज हुई है वो क्या बनेगी? वो उसका एक पार्ट प्रॉफिट में गया होगा, एक पार्ट वेजेस में गया होगा, एक पार्ट रेंटल्स में गया होगा, और एक पार्ट आपका गया होगा इंटरेस्ट में। मतलब ये जो जीडीपी इंक्रीज हुई है वो हम लोगों की बनी है क्या? अर्निंग्स। मतलब इसको मैं एक बार फिर से इरेज करूंगा। जीडीपी थी, जीडीपी वाज 10 लाख करोड़, इट इंक्रीज्ड बाय 1 लाख करोड़। नाउ आई हैव ये 1 लाख करोड़ जो है ये एडिशनल इनकम है, ठीक है? ये हुई मेरी मार्जिनल इनकम, जो मतलब मैंने एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी है। अब हर देश में अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं जो कंजप्शन के लिए जो स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करती हैं। उन्होंने एक फिगर क्रिएट करा होता है कि इस देश के कंजप्शन पैटर्न ऐसा है कि इसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो है 0.7। तो मतलब क्या है कि जो एडिशनल 1 लाख इनकम क्रिएट हुई है, 1 लाख करोड़ की जो इनकम क्रिएट हुई है उसका 70% कंज्यूम हो जाएगा। मतलब 70,000 करोड़ की एडिशनल कंजप्शन क्रिएट हो रही है और 30,000 करोड़ की एक एडिशनल सेविंग्स क्रिएट हो रही है। नाउ दीज एडिशनल 30,000 करोड़ की सेविंग विल बिकम इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि सेविंग्स हम बैंकिंग में डालेंगे और बैंक क्या करेगा? उसको किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्ट करेगा। एंड दिस 70,000 करोड़ विल बी डायरेक्ट कंजप्शन, जिसकी वजह से 70,000 करोड़ की एडिशनल डिमांड क्रिएट हुई है। तो इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट आगे का फ्यूचर में कैसा होगा। दिस इज हाउ वी फोरकास्ट, ठीक है? तो एग्रीगेट डिमांड हम लोगों को फोरकास्ट करनी होती है, तो हम लोग को कंजप्शन पे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई को अगर हम लोग को देखना है तो उसमें हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि सप्लाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, हालांकि डिमांड के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि हमारी सेविंग पैटर्न्स कैसा है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिटरमाइंस द लेवल ऑफ कंजप्शन। हम लोग सिंपल कह सकते हैं सी विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सॉरी टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू सी इंटू वाई। मतलब टोटल कंजप्शन कितना है वो निर्भर करता है कि स्मॉल सी जिसको होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम। सिमिलरली अगर हम लोग देखें हमारे देश में कि कुछ कंजप्शन ऐसे होते हैं थ्रू आउट ईयर जो कि होने ही होने होते हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, वो होगा ही। सपोज अभी आज ये तो मेरी इनकम क्रिएट हुई, एडिशनल इनकम क्रिएट हुई, उसमें से मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को देख के ये निर्भर हुआ कि फाइनल कंजप्शन ये रहेगी, ठीक है? लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट ने मीनवाइल ये डिसाइड करा हो कि मैं 1 लाख करोड़ के फ्लाईओवर्स तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा इस साल। तो ये हो सकता है गवर्नमेंट ने पहले से ही डिसाइड करा हो, और जिस साल हम लोग देख रहे हैं कंजप्शन पैटर्न में ई इज इक्वल टू सी वाई, उसी में गवर्नमेंट ने ये भी सोचा हो कि गवर्नमेंट इसी साल ये भी करने वाली है, 1 लाख करोड़ भी इन्वेस्ट करने वाली है। अब इस 1 लाख करोड़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ये चेंज होता नहीं है। गवर्नमेंट ने सोच लिया तो करेगी, अब खर्चा बजट में आउटले कर दिया है। तो सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट या सच काइंड ऑफ कंजप्शन आर नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। तो हम लोग अगर देखें सी इज सी डैश विच इज ऑटोनोमस कंजप्शन, उसको वो किसी भी प्रोपेंसिटी पे या फिर किसी भी अदर फैक्टर पे डिपेंड नहीं है,
वो तो अलग फैक्टर्स हैं, हो सकता है गवर्नमेंट की विल हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल गवर्नमेंट ही करेगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन द फैक्ट इज कि वो ऑटोनोमस होगा, उस पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा। सो देयर इज सम फ्रैक्शन और सम पार्ट ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस देन वी हैव सम प्लान्ड कंजप्शन बेस्ड ऑन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, की इतनी इनकम है उसका इतना पार्ट कंज्यूम होता ही है, प्लस एक ऑटोनोमस कंजप्शन भी होना ही होना है। तो टोटल कंजप्शन हमारे पास इसको बोलते हैं कि टोटल कंजप्शन कितना होगा हमारी इकोनॉमी में, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन ऑटोनोमस कंजप्शन और हमारी इनकम मल्टीप्लाई बाय एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीगेट डिमांड में, वो है इन्वेस्टमेंट। उसको हम लोग करें उससे पहले आप ये काम कर सकते हो कि स्प्रिंट यूपीएससी पे आप जाओ। स्प्रिंट यूपीएससी ऐप को आप खोल सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो, एप्पल और एंड्रॉइड दोनों फॉर्म में, और आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स के भी टेस्ट क्रिएट कर सकते हो और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, और प्रैक्टिस कर सकते हो उन टेस्ट को। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर मेरे पास एक पेड़ को काटने के लिए 1 घंटे हैं, देन आई विल स्पेंड 45 मिनट्स इन शार्पनिंग द एक्स। अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए मैं 45 मिनट्स स्पेंड करूंगा। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है प्रैक्टिस का, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपकी क्लैरिटी, कंसेप्ट की क्लैरिटी का। तो स्प्रिंट यूपीएससी में जाओ और आप भी अपनी एक्स को और शार्प करो, ताकि आप मेन एग्जामिनेशंस में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।